तो बच्चों, हम फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 6 पॉइट्स एंड पैनकेक्स पढ़ रहे थे और हम पढ़ रहे थे राइटर अशोकामित्रन हमें अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे जेमिनी स्टूडियो के बारे में। हमने पढ़ा था स्टोरी डिपार्टमेंट के बारे में और मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में। इसके अलावा हमने कोठामंगलम सुब्बू को भी जाना और राइटर ने हमें ये भी बताया कि साउथ इंडिया के सभी लोग और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले सारे राइटर्स और पॉइट्स वे सभी कम्युनिज्म के विरोधी थे। आगे राइटर हमें और क्या बताते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। When Frank Buchmann's Moral Rearmament Army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1950, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studios। अब राइटर बता रहे हैं कि 1952 में जो फ्रैंक बुचमैन थे उनकी मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी थी। बच्चों, फ्रैंक बुचमैन एक अमेरिकन थे और इन्होंने मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा था जिसे कि शॉर्ट में MRA भी कहते थे। तो इस MRA जो एसोसिएशन था, आर्मी थी, इसके लगभग 200 लोग जो थे वो चेन्नई आए थे, मद्रास आए थे। दे कुड नॉट हैव फाउंड अ वार्मर होस्ट इन इंडिया। तो जब वो मद्रास आते हैं तो मद्रास में उन्हें और अधिक अच्छा होस्ट पूरे इंडिया में नहीं मिलता देन द जेमिनी स्टूडियो। किससे ज़्यादा अच्छा? जेमिनी स्टूडियो से अच्छा। तो MRA के लगभग 200 व्यक्ति इंडिया आते हैं, मद्रास आते हैं और उन्हें रुकने के लिए सबसे अच्छी जगह लगती है जेमिनी स्टूडियोज़। Someone called the group at an international circus। तो अब वो आते हैं, लगभग 200 लोग हैं, वो आते हैं और जेमिनी स्टूडियो में ठहरते हैं। तो जब इतने सारे व्यक्ति वहाँ आके रुकते हैं तो कोई व्यक्ति मजाक में उन्हें कह देता है कि ये सब तो क्या हैं, इंटरनेशनल सर्कस के व्यक्ति हैं। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज। तो राइटर कह रहे हैं कि वास्तव में वो सर्कस के व्यक्ति नहीं थे क्योंकि वो तो ट्रेपीज में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। बच्चों, ट्रेपीज इस तरह का एक्ट होता है, जब हम सर्कस देखते हैं, आपने भी देखा होगा, तो इस तरह के एक्ट वहाँ पर किए जाते हैं, इन्हें ट्रेपीज कहते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में सर्कस के व्यक्ति नहीं थे क्योंकि वो ना तो ट्रेपीज में इस तरह के एक्ट में अच्छे थे एंड देयर एक्वेंटेंस विद एनिमल्स वाज ओनली एट द डिनर टेबल। और जानवरों के साथ उनका जो एक्वेंटेंस था, जो उनकी पहचान थी, वो सिर्फ डिनर टेबल तक थी। यानी कि सर्कस में हम देख सकते हैं ना कि वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के साथ भी अलग अलग तरह की ट्रिक्स की जाती हैं। एलिफेंट, हॉर्स, डॉग, पैरट, खूब सारे एनिमल्स यूज़ किए जाते हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि वो सर्कस के व्यक्ति नहीं थे क्योंकि ना तो उन्हें ट्रेपीज जैसी आर्ट आती थी और जानवरों के साथ जो उनकी पहचान थी वो भी सिर्फ डिनर टेबल तक थी। यानी कि वो सभी नॉनवेज खाते थे और वो खाने में जानवरों को खाया करते थे। इसके अलावा जानवरों से उनके किसी तरह की पहचान नहीं थी। बट दे प्रेजेंटेड टू प्लेज इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर। तो वो वहाँ आए क्यों थे? वो अपने प्ले करने वहाँ पर आए थे, अपने नाटक दिखाने वहाँ पर आए थे और उन्होंने मद्रास में 2 प्ले दिखाए थे और वो दोनों ही प्ले उन्होंने बहुत प्रोफेशनल मैनर में, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली उन्होंने प्ले किए थे। देयर जोथम वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। तो ये उनके बच्चों दोनों प्लेस के नाम है, जोथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। रन सेवरल शोज इन मद्रास। और ये दोनों ही प्ले जो थे इसने मद्रास में बहुत सारे शो किए थे। एंड अलॉन्ग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी। और इन प्लेस को देखा किसने था? तो वो जो मद्रास सिटी था, मद्रास शहर था, उसके जो बाकी सिटीजन्स थे उन्होंने तो देखा ही। द जेमिनी फैमिली ऑफ 600। उसके अलावा जो जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले 600 पीपल थे। सॉ द प्लेज ओवर एंड ओवर अगेन। उन्होंने भी ये दोनों प्ले बार बार देखे थे, कई बार देखे थे। तो ये दोनों ही प्ले बहुत अच्छे तरीके से किए गए थे, इसीलिए मद्रास के सभी सिटीजन्स ने वो प्ले देखे और जेमिनी स्टूडियो में काम करने वाले जो लगभग 600 पीपल थे उन्होंने भी बार बार ये प्लेस देखे।
द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज। अब ये जो प्ले थे दोनों, ये किस बारे में थे? इन प्ले का जो मैसेज था, जो संदेश था, वो बहुत ही प्लेन, बहुत ही सिंपल था और साथ ही साथ होमिलीज था। होमिलीज कहते हैं धार्मिक या नैतिक, तो किसी ना किसी तरह का मॉरल मैसेज या स्पिरिचुअल मैसेज उनके प्ले से मिला करता था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स वर फर्स्ट रेट, लेकिन उनके प्ले में जो सेट बना करते थे और जिस तरह के कॉस्ट्यूम्स, जिस तरह के कपड़े वो प्ले को करने वाले प्लेयर्स पहना करते थे, वो बिल्कुल फर्स्ट रेट होते थे। फर्स्ट रेट यानी बहुत अच्छे, यानी कि उनके जो सेट बना करते थे और जिस तरह की कॉस्ट्यूम, जिस तरह के कपड़े वो पहना करते थे, वो बहुत ही अच्छे, बिल्कुल परफेक्ट हुआ करते थे। और जो मैसेज उनके प्ले से मिला करता था वो भी बिल्कुल सिंपल होता था, सभी को समझ में आता था और किसी ना किसी तरह का धार्मिक या नैतिक वो मैसेज हुआ करता था। Madras and the Tamil drama community were terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jothan Valley। तब राइटर कह रहे हैं कि जब वो दोनों प्ले सभी लोगों ने देखे, मद्रास के सभी लोगों ने अनेक बार वो प्ले देखे, तो जो मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी थी, यानी जो मद्रास की लोकल ड्रामा कम्युनिटी थी, वो भी प्ले किया करते थे, तो वो भी उन दोनों प्ले को देखकर टेरिबली इम्प्रेस्ड हो गए, बहुत ज़्यादा वो प्रभावित हो गए। एंड फॉर सम ईयर्स, इसीलिए इन प्लेस को देखने के कुछ सालों तक ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस हैड अ सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट इन द मैनर ऑफ जोथम वैली। तो उन दोनों में से जो एक प्ले था जोथम वैली, उसमें एक सीन था सनराइज एंड सनसेट का, सूर्योदय और सूर्यास्त का एक सीन था जो कि जोथम वैली में प्ले किया गया था। तो उस सीन से सारे लोग इतने इम्प्रेस हो गए कि अनेक सालों तक जितने भी तमिल प्ले होते थे, तमिल नाटक होते थे, उन सभी प्लेज में जोथम वैली का वही सीन किया। और उस सीन में क्या था? विथ अ बेयर स्टेज। और उस सीन को कैसे प्ले किया जाता था? जो स्टेज था वो बिल्कुल बेयर, बिल्कुल खाली होता था। अब वाइट बैकग्राउंड कर्टेन, और बैकग्राउंड में स्टेज के पीछे एक वाइट कलर का प्लेन कर्टेन लगा होता था। एंड अ ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और एक व्यक्ति फ्लूट पे, बांसुरी पे कोई ट्यून बजाया करता था। तो इस तरह का सीन जोथम वैली में था। लेकिन उस सीन से सभी लोग इतने इम्प्रेस हो गए थे कि अनेक सालों तक जितने भी तमिल प्ले होते थे उसमें भी सनराइज और सनसेट का सीन इसी तरह से प्ले किया जाता था। वो इसी सीन की कॉपी करते थे और बिल्कुल ऐसे ही सेट भी ऐसे ही बनाते, बैकग्राउंड भी ऐसा ही लेते और बिल्कुल सेम सीन वो अपने प्ले में किया करते थे। It was some years later that I learned that the MRA was a kind of counter movement to the international communism। तो राइटर कह रहे हैं कि कुछ सालों बाद मुझे ये पता चला कि ये जो MRA था, हमने पढ़ा था अभी पहले, जहाँ से 200 व्यक्ति आए थे, तो ये एक्चुअल में क्या था? एक काउंटर मूवमेंट था। काउंटर मूवमेंट यानी जो किसी के विरोध में शुरू होता है। और ये किसके विरोध में शुरू हुआ था? इंटरनेशनल कम्युनिज्म के विरोध में। तो हमने पढ़ा था पहले कि पूरा साउथ इंडिया कम्युनिज्म का विरोधी था और ये जो MRA था ये भी इंटरनेशनल कम्युनिज्म का एक विरोधी मूवमेंट था। And the big bosses of Madras like Mr. वासन simply played into their hands। और इसीलिए मद्रास के जो बिग बॉसेस थे, जो मद्रास के बड़े बड़े व्यक्ति थे, जो प्रभावशाली बिजनेसमैन थे, व्यक्ति थे, जैसे कि मिस्टर वासन और भी दूसरे बड़े बड़े व्यक्ति, वो सभी इनके हाथों में खेला करते थे। यानी कि जैसा MRA कहता था ये वैसा ही किया करते थे, क्योंकि वो भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे और MRA भी एंटी कम्युनिज्म ऑर्गेनाइजेशन था। आई एम नॉट श्योर हावेवर दैट दिस वॉज इंडीड द केस। आगे राइटर कह रहे हैं कि लेकिन मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, मैं पूरे विश्वास के साथ ऐसा नहीं कह सकता कि क्या यही रीज़न है फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस। तो राइटर कह रहे हैं कि लेकिन मैं पूरे विश्वास से नहीं कह सकता कि क्या यही रीज़न है कि जो बिग बॉसेस हैं उनका अनचेंजेबल एस्पेक्ट था, उनकी पोजीशन में चेंज नहीं हुआ था।
एंड देयर एंटरप्राइजेज, और जो उनकी कंपनीज थी बड़ी बड़ी, उनकी कंपनीज में भी किसी तरह का चेंज नहीं हुआ था, रिमेन द सेम, और वो सारे बॉसेस और उनकी कंपनी बिल्कुल सेम थी, बिल्कुल पहले जैसी थी। MRA और नो MRA, चाहे MRA हो या फिर MRA ना हो, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, चाहे कम्युनिज्म हो चाहे कम्युनिज्म नहीं हो, जो बिग बॉसेस थे और जो उनके बड़े बड़े बिजनेसेस थे वो बिल्कुल सेम थे। वो पहले भी अमीर थे, अभी भी अमीर है, और उनके बिजनेस भी पहले भी इतने ही सक्सेसफुल थे और अभी भी इतने ही सक्सेसफुल थे, चाहे MRA हो चाहे MRA नहीं हो। The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। तो राइटर कह रहे हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो का स्टाफ था, वहाँ पे जो काम करने वाले लोग थे, उनका बहुत अच्छा समय बीता था इन 200 लोगों को होस्ट करते हुए। यानी कि जो 200 व्यक्ति वहाँ के रुके थे, तो उस समय जो वहाँ का स्टाफ था उनका बहुत अच्छा समय बीता था। और ये जो 200 लोग थे, ये ऑल ह्यूज़ एंड साइजेस, ह्यूज़ होता है कलर, तो ये सभी कलर के थे, जैसे हम कहते हैं ना गोरे काले, यानी कि हर कलर के और हर साइज़ के थे। और ये एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़ के थे। तो ये जो 200 लोग थे, ये अलग अलग देशों से आए हुए थे, तो लगभग 20 देशों से आए हुए, सभी धर्म, सभी रंग, सभी साइज़ के ये लोग व्यक्ति थे। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layers of makeup। तो राइटर कह रहे हैं कि इन 200 लोगों को का वहाँ पर रुकना हमारे लिए भी एक चेंज था। किस चीज़ से हमें चेंज मिला था? जनरली हम क्या किया करते थे? क्राउड प्लेयर्स को वेलकम किया करते थे। वहाँ पे क्राउड प्लेयर्स आते थे जो कि वेट किया करते थे किस चीज़ का, कि उनके चीक्स पे, उनके गालों पे क्या लगेगा? थिक लेयर ऑफ मेकअप लगेगी। यानी कि जेमिनी स्टूडियो में जो क्राउड आया करता था जनरली, वो किस लिए आता था? क्राउड शूटिंग के लिए आता था। और वो वहाँ पर आते और अपनी चांस का वेट करते कि उनकी चांस आएगी मेकअप करने की, और उनके फेस पे भी मोटी लेयर लगेगी, मोटी परत लगेगी मेकअप की। किसके द्वारा? ऑफिस बॉय के द्वारा। और कहाँ पर लगेगी? मेकअप डिपार्टमेंट में। तो इससे पहले जेमिनी स्टूडियो में जब भीड़ आया करती थी तो इसीलिए आया करती थी, लेकिन पहली बार वहाँ भी एक चेंज हुआ। 200 लोगों की भीड़ आई, लेकिन इतने अच्छे वो व्यक्ति थे और इतने अच्छे उन्होंने वहाँ पर प्ले किए, तो जो स्टाफ था पूरा वो भी बहुत खुश था, उनका भी बहुत अच्छा समय बीता और उन्हें एक चेंज मिला, उनके भी रूटीन में एक बदलाव आया। A few months later, अब राइटर हमें एक और इंसिडेंट बता रहे हैं दूसरा। वो कह रहे हैं कि इसके कुछ महीनों के बाद द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास बज्ड। एक बार फिर से जो मद्रास के बिग बॉसेस हैं, बड़े बड़े व्यक्ति, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनकी टेलीफोन लाइन्स फिर से बजने लगती हैं, यानी कि उनकी आपस में फिर से बातचीत शुरू हो जाती है। एंड वंस अगेन वी एट जेमिनी स्टूडियो क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज। और एक बार फिर से जेमिनी स्टूडियो में हम सब व्यक्ति क्या करते हैं? एक बड़े से शूटिंग स्टेज को क्लियर करते हैं, यानी कि उसको खाली करते हैं, साफ करते हैं, टू वेलकम अनदर विजिटर। क्यों करते हैं? एक और विजिटर का स्वागत करने के लिए। तो पहले तो विजिटर बन के कौन आए थे? MRA के 200 पीपल। उसके कुछ महीनों के बाद एक बार फिर से फ़ोन पे पता चलता है कि एक और विजिटर आने वाला है जेमिनी स्टूडियो में, तो उसके वेलकम करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए एक पूरा बड़ा स्टेज खाली किया जाता है, तैयार किया जाता है। All they said was that he was a poet from England। अब ये विजिटर कौन था, कौन आने वाला था? तो इतना ही पता चला सबको कि ये जो आने वाला विजिटर है ये इंग्लैंड से आ रहा है और ये वहाँ का कोई पोएट है।
The only poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson। तो राइटर कह रहे हैं कि जो जेमिनी का स्टाफ था उन्होंने जिन पोइट्स के बारे में सुन रखा था, इंग्लैंड के जिन पोइट्स के नाम हमें पता थे वो या तो वर्ड्सवर्थ थे या फिर टेनिसन थे। तो ये इंग्लैंड के सबसे फेमस पोइट्स हैं। तो राइटर कह रहे हैं कि हम वहाँ के सभी पोइट्स को तो नहीं जानते थे, जिन पोइट्स का नाम सबने सुन रखा था, जो सबसे फेमस पोइट्स थे इंग्लैंड के, वो थे वर्ड्सवर्थ या फिर टेनिसन। द मोर लिटरेट वंस, तो जो जेमिनी स्टूडियो के सारा स्टाफ था वो सभी इन दो पोइट्स को तो जानता था। अब स्टाफ में से जो ज़्यादा लिटरेट थे, ज़्यादा पढ़े लिखे थे, जैसे हम कह सकते हैं वहाँ के जो राइटर्स थे, जो पोइट्स थे, न्यू ऑफ कीट्स, शैली एंड बायरन, तो जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ज़्यादा लिटरेट थे, वो इन दो पोइट्स के अलावा और भी पोइट्स का नाम जानते थे। वो कीट्स को जानते थे, शैले को जानते थे और बायरन को भी जानते थे। And one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot। और जो एक दो व्यक्ति थे जो सच में बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, उनको भी कुछ हल्का हल्का सा पता था कि एलियट नाम का भी एक पोइट है। तो राइटर बता रहे हैं कि इंग्लैंड से आने वाला एक पोइट है, हमें इतना पता था। तो इंग्लैंड के पोइट्स में से हम बहुत कम को जानते थे। दो पोइट्स थे जिनको सभी जानते थे, वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। इसके अलावा जो पढ़े लिखे थे वो दो तीन को और जानते थे। Who was the poet visiting the Gemini Studios now? तो हर कोई सोच रहा था कि जेमिनी स्टूडियो में आने वाला ये पोइट कौन है। He is not a poet। तो अभी तक तो किसी ने ये कहा कि कोई पोइट आने वाला है, तो सब सोच रहे थे कि कौन सा पोइट है, कौन आएगा। तभी किसी ने कहा कि जो विजिटर है, जो आने वाला है, वो पोइट नहीं है, ही इज़ एन एडिटर, बल्कि वो एक एडिटर है। That's why the boss is giving him a big reception। और वो एडिटर है, इसीलिए जो हमारे बॉस हैं, जो मिस्टर वासन हैं, वो उस विजिटर को इतना बड़ा रिसेप्शन, इतना बड़ा वेलकम, इतना ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं। तो पहले किसी ने बताया कोई पोइट आने वाले हैं, बाद में किसी ने बताया कि वो पोइट नहीं है, वो एडिटर हैं, और इसीलिए जो हमारे बॉस हैं वो उनका इतना बड़ा स्वागत कर रहे हैं। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर। और ऐसा क्यों था, उनके बॉस इतना ग्रैंड वेलकम क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो मिस्टर वासन थे वो खुद भी एक एडिटर थे ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली। एक तमिल लैंग्वेज में वीकली पब्लिश होती थी मैगज़ीन, उसके वो एडिटर थे जिसका नाम था आनंदा विकेतन। तो मिस्टर वासन खुद भी एक एडिटर थे और इसीलिए वो विजिटर एक एडिटर है, इसीलिए वो इसको इतना ग्रैंड वेलकम दे रहे हैं, ऐसा फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras। तो अब अगर वो विजिटर जो आने वाला है, अगर वो एडिटर है, तो वो किसी एक ऐसी मैगज़ीन का एडिटर तो नहीं है जो कि ब्रिटिश पब्लिकेशन में बहुत फेमस है। यानी कि जो मद्रास में जो ब्रिटिश पब्लिकेशंस आते हैं उसमें जो बहुत फेमस है, उसमें से तो वो किसी का एडिटर नहीं है, क्योंकि वो तो सभी जानते थे, जो फेमस मैगज़ीन्स हैं उनके एडिटर को तो सभी जानते थे। That is those known at the Gemini Studios। तो ये सब इतना ही था उस विजिटर के बारे में जो कि जेमिनी स्टूडियो में लोगों को पता था। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, लेकिन उस विजिटर का वेलकम करने में जो द हिंदू नाम से जो पेपर आया करता था, उसके जो टॉप मैन थे, जो बड़े अधिकारी थे उसके, वो भी इनिशिएटिव ले रहे थे, वो भी इंटरेस्ट ले रहे थे, वो भी उस वेलकम में इंक्लूड थे। द सरमाइज वॉज, इसीलिए ये अनुमान लगाया गया, ये गैस किया गया डेट द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ अ डेली, कि वो जो पोइट है या फिर जो एडिटर है वो किसी डेली मैगज़ीन का, डेली पेपर का एडिटर है। बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स, लेकिन वो ना तो मैनचेस्टर गार्जियन का एडिटर है और ना ही द लंदन टाइम्स का एडिटर है। यानी कि इन दोनों का तो नहीं है, इन दोनों के अलावा और भी जो बाकी डेली पब्लिश होने वाले पेपर हैं, मैगज़ीन हैं, उनमें से वो किसी का एडिटर हो सकता है।
That was all that even the most well informed among us knew. तो इस पॉइंट के बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन हमें पता थी, यहाँ तक कि जो हमारे बीच वेल इन्फॉर्म्ड थे, जिनको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन पता थी, उनको भी सिर्फ इतना ही पता था कि वो या तो पॉइंट है या फिर एडिटर है। एडिटर अगर है तो किसी फेमस मैगज़ीन का नहीं है, शायद किसी डेली पेपर का एडिटर है, और अगर डेली पेपर का एडिटर है तब भी वो मैनचेस्टर गार्जियन का और लंदन टाइम्स का एडिटर नहीं है। तो इतनी ही इंफॉर्मेशन थी उन व्यक्तियों के पास भी जिन्हें सबसे ज़्यादा पता था। At last, around 4 in the afternoon, the poet और the editor arrived. अब फाइनली वो दिन आया जब उसे आना था वहाँ पर। तो फाइनली 4 बजे वो जो पोइट था या फिर एडिटर, तो अभी तक पता नहीं है किसी को कि जो आने वाला विजिटर एक्चुअल में है कौन। तो 4 बजे दोपहर में वो पोइट, वो एडिटर, जो भी वो था, वो विजिटर वहाँ पर अराइव पहुँचता है। He was a tall man. अब जब वो वहाँ पहुँचा, सबने उसे देखा तो वो काफ़ी टॉल था, काफ़ी लंबा था। वेरी इंग्लिश, और बिल्कुल इंग्लिश था। वेरी इंग्लिश का मतलब एक परफेक्ट इंग्लिशमैन जैसा दिखाई देता है, वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था। वेरी सीरियस, और वो बिल्कुल गंभीर था, उसके फेस पे बिल्कुल गंभीरता थी। एंड ऑफ कोर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, और बिल्कुल स्पष्ट था कि वो हम सबसे बिल्कुल अननोन था, बिल्कुल अनजान था। जैसे वो हमारे लिए अनजान था, वैसे ही हम सब भी उसके लिए बिल्कुल अनजान थे। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech. अब वो पहुंच चुका है स्टूडियो में, तो जो बॉस हैं, जो हमारे मिस्टर वासन थे, उन्होंने एक लंबी स्पीच पढ़ी। कहाँ पर? शूटिंग स्टेज पर खड़े होके। तो स्टेज पर खड़े होके उन्होंने एक लंबी सी स्पीच पढ़ी। लेकिन जब वो स्टेज पर खड़े थे तो आसपास लगभग हाफ ए डजन, 6-7 फैन लगे हुए थे। किस तरह के फ़ैन? पेडेस्ट्रल फ़ैन। बच्चों, पेडेस्ट्रल फ़ैन इस तरह के फ़ैन होते हैं जो कि स्टैंड पे खड़े होते हैं, तो ये हाइट पे होते हैं और बिल्कुल फेस पे इनकी हवा आती है। तो स्टेज के चारों तरफ 6-7 फ़ैन लग रहे हैं और हवा आ रही है। तो एस.एस. वासन के फेस पे इतनी ज़्यादा हवा आ रही थी कि वो ऐसा लग रहा था कि लगभग बैटलिंग कर रहे हैं, स्ट्रगलिंग कर रहे हैं। तो स्ट्रगल करते करते उन्होंने एक लंबा सा वेलकम स्पीच दिया। It was obvious that he too knew precious little about the poet. और जो उन्होंने स्पीच दी, वो स्पीच सुनने के बाद ये क्लियर हो गया था कि जो एस.एस. वासन है वो भी बिल्कुल लिटिल, यानी उनको भी बहुत कम पता है इस पोइट या इस एडिटर के बारे में। यानी कि उन्हें भी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उनके काम के बारे में कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ क्यों आए थे। तो उन्होंने एक जनरल सी स्पीच दी थी। द स्पीच वॉज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स। तो उन्होंने बहुत ही सामान्य वर्ड्स को यूज़ करते हुए अपनी स्पीच दी थी। बट हेयर एंड देयर इट वॉज पेपर्ड विथ वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। तो उन्होंने बहुत ही जनरल सी स्पीच दी थी, लेकिन बीच बीच में उनकी जो स्पीच थी वो पेपर्ड विथ, यानी कि बीच बीच में अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने वर्ड्स यूज किए थे। कैसे? फ्रीडम जैसे वर्ड्स, डेमोक्रेसी जैसे वर्ड्स। तो उन्होंने एक बहुत ही जनरल सी स्पीच दी थी और अपनी स्पीच को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने बीच बीच में फ्रीडम, डेमोक्रेसी ऐसे वर्ड्स यूज़ किए थे। देन द पोइट स्पोक। अब जब मिस्टर वासन ने वेलकम स्पीच दे दी, उसके बाद पोइट का नंबर आया, उन विजिटर का नंबर आया, वो स्टेज पे आए और अब उनकी चांस थी बोलने की। He couldn't have addressed a more dazed and silent audience. तो अब जब वो बोल रहे थे और हम सब ऑडियंस बन के सुन रहे थे, तो राइटर कह रहे हैं कि हम सब इतने साइलेंट, इतने चुप थे और इतने डेज्ड यानी बिल्कुल एक ऐसा व्यक्ति जो कि किसी तरह का रिएक्शन नहीं देता, यानी कि वो बोले जा रहे हैं और हम कुछ रिएक्शन ही नहीं दे रहे, किसी तरह का एक्सप्रेशन नहीं दे रहे थे। तो हम इस तरह की ऑडियंस थे और उन्होंने हम जैसी ऑडियंस को इससे पहले कभी एड्रेस नहीं किया होगा। इससे पहले हम जैसी चुपचाप और बिना एक्सप्रेशन, बिना रिएक्शन देने वाली हम जैसी ऑडियंस को उन्होंने इससे पहले कभी संबोधित नहीं किया होगा।
नो वन न्यू वॉट ही वॉज टॉकिंग अबाउट। तो राइटर कह रहे हैं कोई भी नहीं जानता था कि वो किस बारे में बोल रहे थे। एंड हिज एसेंट डिफीटेड एनी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग। और राइटर कह रहे हैं कि अगर हम ये अटेम्प्ट करते, हम कोशिश करते कि हम समझें कि वो क्या कह रहे हैं, तो उनका जो एसेंट था, एसेंट कहते हैं बच्चों बोलने का तरीका, तो वो बिल्कुल परफेक्ट एक इंग्लिशमैन जैसे बोलते हैं वो वैसे बोल रहे थे। तो राइटर कह रहे हैं हमें पहले भी नहीं पता था कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम कोशिश करते समझने की तो उनका जो एसेंट था वो हमारी इस कोशिश को डिफीट कर देता, हमारी इस कोशिश को हरा देता। तो उनके एसेंट की वजह से हम बिल्कुल नहीं समझ पाए कि वो क्या बोल रहे हैं, उनकी लैंग्वेज हमें समझ ही नहीं आ रही थी। द होल थिंग लास्टेड अबाउट एन आवर। और ये जो पूरा प्रोग्राम था उनके आने का, वेलकम स्पीच पढ़े जाने का और उस पोइट के खुद की स्पीच का, तो ये सारा प्रोग्राम लगभग 1 घंटे तक चला। देन द पोइट लेफ्ट। और उसके बाद वो पोइट वहाँ से चले जाते हैं। एंड वी ऑल डिस्पर्स्ड। और उनके जाने के बाद हम सभी, जो जेमिनी स्टूडियो का पूरा स्टाफ था, हम सभी भी डिस्पर्स्ड हो जाते हैं, यानी बिखर जाते हैं। जो वहाँ पे इकट्ठा थे वो सभी वहाँ से स्टेज से दूर चले जाते हैं। इन अटर बेफलमेंट। और कैसे? अटर यानी अत्यधिक, बेफलमेंट कहते हैं उलझन में, यानी कि हमें नहीं पता था ये वो कौन थे, क्यों आए थे और उन्होंने अपनी स्पीच में क्या बोला, हमें कुछ नहीं पता था और हम उलझन में ही वहाँ से चले जाते हैं। What are we doing? तो हम सभी मन में सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे हैं। What is an English poet doing in a film studio which makes Tamil films for the simplest sort of people? तो राइटर कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि एक इंग्लिश पोइट यहाँ क्या कर रहा है एक ऐसे फिल्म स्टूडियो में जो कि तमिल फिल्म बनाता है यहाँ के बिल्कुल सिंपल लोगों के लिए। तो एक इंग्लिश पोइट यहाँ आया क्यों था हमारे स्टूडियो में जहाँ पर तमिल फिल्म बनती है बिल्कुल सिंपल तरीके की, जो जिन्हें की आम जनता देखती है, यहाँ वो क्यों आए थे और उन्होंने क्या बोला, हमें कुछ नहीं पता था। People whose lives least afforded them the possibility of cultivating a taste for English poetry। तो राइटर कह रहे हैं कि हम जैसे लोग ऐसे लोग थे जिनमें से अधिकांश का जो जीवन है वो जीवन ऐसा है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि हम इस तरह का अपना टेस्ट कल्टिवेट करें, हम इस तरह की अपनी एक आदत डेवलप करें कि हम इंग्लिश पोइट्री पढ़ पाएँ, यानी कि इंग्लिश पोइट्री पढ़ने का टेस्ट हमारे अंदर है ही नहीं, हम इस तरह का टेस्ट डेवलप ही नहीं कर सकते, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। द पोइट लुक्ड प्रीटी बैफल्ड टू। तो राइटर कह रहे हैं कि हम सभी तो उलझन में, कन्फ्यूज़न में थे ही, लेकिन वो जो पोइट थे वो भी उलझन में दिख रहे थे। फॉर ही टू मस्ट हैव फेल्ट द शीर इनकॉन्ग्रिटी ऑन हिज टॉक। और ऐसा क्यों, वो पोइट उलझन में क्यों थे? तो राइटर कह रहे हैं कि उन पोइट ने भी महसूस किया हुआ होगा कि उनकी जो टॉक है, उनकी जो स्पीच है वो कितनी इनकॉन्ग्रिटी कहते हैं असंगत, वो कितनी असंगत थी। किसके बारे में? थ्रिल्स के बारे में एंड ट्रेवल्स के बारे में ऑफ एन इंग्लिश पोइट, यानी कि उन्होंने अपनी स्पीच में इंग्लिश पोइट्री के बारे में, इंग्लिश पोइट के लाइफ के बारे में बताया होगा, लेकिन उन्होंने ये सब आके हमें क्यों बताया? हम जो कि तमिल फिल्म बना रहे हैं, हमें आके वो इंग्लिश पोइट्स की लाइफ के बारे में, उनके जीवन के रोमांच के बारे में बता रहे हैं। तो ऐसा बताते समय उन्हें भी लग रहा होगा कि उनकी स्पीच कितनी असंगत है, कितनी बेमेल है इस जगह के लिए। His visit remained an unexplained mystery। तो राइटर कह रहे हैं कि वो आए, आके चले गए, लेकिन उनकी जो ये विजिट थी ये हम सबके लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य बनकर रह गई थी, जो कि अनएक्सप्लेन्ड थी, यानी कि जिसे कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिस मिस्ट्री को कोई भी सुलझा नहीं पा रहा था, ऐसी उलझी हुई मिस्ट्री बनकर रह गई थी उनकी ये विजिट। तो बच्चों ये कौन थे पोइट, एडिटर कौन थे ये, और ये क्यों आए थे? राइटर को आगे इनके बारे में कुछ पता चलता है क्या? इस रहस्य को वो सुलझा पाते हैं? हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।